हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट की, जिसमें मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के चैप्टर नंबर 2 शेर शाह सूरी एवं उसका प्रशासन। इसकी जो मैं कहूँ कि 4 वीडियोस जो हैं हो चुकी हैं। आज जो बात करेंगे हम 5th पार्ट की, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहे। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। अगर आज आप चैनल से नए जुड़े हैं तो मैं थोड़ा सा एक क्विक रीज़न आपको देना चाहूँगी। तो देखिए, शेर शाह के बारे में मैंने आपको जो है पार्ट 1 में बताया था कि उसका जन्म कहाँ हुआ, उसके बचपन का नाम, उसके पिता का नाम। तो पहले वीडियो सारी देख लीजिए। किसने उसे शेर खां की उपाधि दी थी? दूदू बेगम से उसका विवाह हुआ था। पार्ट 2 में जो हमने बात करी थी चुनार के किलेदार की, हमने बात करी थी उसकी विधवा लाड मलिका से उसका विवाह हुआ था। चौसा का युद्ध मैंने आपको इसमें बताया किस तरह इसने हैं जो द्वितीय अफगान वंश की जो है स्थापना करी, तो ये आपको मैंने पार्ट 2 में बताया। बात करेंगे हम पार्ट 3 की, जो है कि 1543 से जो है इसकी रायसीन पर आक्रमण इसने किया और राजपुर पूरनमल को इसने जो है मार डाला था और ये इसके लिए एक तरह का कलंक था। ये सब मैंने आपको पार्ट 3 में करवाया। अंतिम जो इसका आक्रमण था वो किस पर था? वो था कीरत सिंह पर, जो थे कालिंजर के शासक। इसके बाद जो हमने स्टार्ट किया था शेर शाह कालीन प्रशासन की, उसका प्रशासन किस तरह था, तो ये मैंने आपको बताया कि वो अकबर का पूर्वगामी जो माना जाता था। केंद्रीय प्रशासन के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया। फिर इसके बाद बताया कि मंत्री जो थे इसमें स्वयं निर्णय नहीं लेते थे, बल्कि वो डिपेंड रहते थे अपने शासक पे। पार्ट 4 में मैंने आपको मंत्रियों के बारे में बताया। दीवाने वजारत जो वजीर कहे जाते हैं, दीवाने आरीज जो सेना के संगठन भर्ती करते थे, दीवाने रसालत ये विदेश मंत्री की तरह काम करता था, दीवाने इंशा सुल्तानों के आदेशों को लिखना, काजी का क्या काम होता था, बरीद का क्या काम होता था, प्रांतीय शासन कितने सरकारों में विभाजित था। फिर मैंने इसमें आपको एकता के बारे में बताया। बंगाल को ये सबसे ज़्यादा टारगेट करता था, तो ये सब मैंने आपको जो है पार्ट 4 में बताया। जो इसका आदर्श था वो था बंगाल प्रांतीय व्यवस्था का। तो आज हम बात करेंगे अपने पार्ट 5 की, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि सरकार से हम जो है स्टार्ट करेंगे। सरकार जो था, जितनी सरकारें बनी हुई थी उसमें एक जिला का शासन था। प्रत्येक इक्ता या सूबा जो था अनेक सरकारों में बटा होता था। इक्ता या सूबा मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। अब जो भी सरकार होती थी उसमें 2 आपके प्रमुख अधिकारी होते थे, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अधिकारियों के क्या नाम थे? शिकदार एक शिकदारान, मुंसिफ ए मुंसिफान। ठीक है, तो ये 2 नाम आपने याद रखने हैं। ये 2 आपके जो थे प्रमुख अधिकारी थे। अब इनका काम देख लेते हैं कि इनका काम क्या था। जो शिकदार का पद था वो बहुत ज़्यादा सम्मानित था। वह एक क्या होता था? एक सैनिक अधिकारी होता था, और उसका जो मुख्य कार्य होता था वो ये था कि सरकार में शांति व्यवस्था आपने स्थापित करनी है और अधीनस्थ शिकदारों की आपने देखभाल करनी है, क्योंकि एक तरह का ये सेनापति था। शांति व्यवस्था इसने स्थापित करनी थी। इसके अंडर जितने भी कर्मचारी थे उनकी वो देखभाल करना था। तो ये शिकदार ए शिकदारान का काम था। आगे बात करेंगे हम मुंसिफ ए मुंसिफान का क्या काम था। ये एक न्यायिक अधिकारी था। क्या था? एक न्यायिक अधिकारी था। ये क्या करता था? जितने भी आपके दीवानी के मुकदमे होते थे उनका ये फैसला करता था और अपने अधीनस्थ जितने भी मुंसिफों हैं उनकी वो देखभाल करता था। यही काम जो है शिकदारान भी करता था, जो शिकदारों की देखभाल करता था। ये जो करता था ये भी अपने अधीनस्थ मुंसिफों की क्या करता था? देखभाल करता था। परगने का हम बात कर लेते हैं। जो जितनी भी सरकार है, प्रत्येक सरकार जो थी अनेक जो है परगनों में बटी हुई थी। अब आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में बटी हुई थी। जैसे सरकार है, मैंने आपको बता दिया है कि 2 प्रमुख अधिकारी होते थे। ये अनेक परगनों में बटा होता था। सरकार में क्या होता था? एक शिकदार होता था, अभी आपको मैंने बताया। एक मुंसिफ होता था, एक जो होता था फौजदार होता था, और 2 कारकुन होते थे। तो ये आपने सारा याद रखना है कि सरकार में कौन कौन आता था। शिकदार की अगर बात करें, उसका काम क्या होता था? शिकदार के साथ एक आपका सैनिक दस्ता होता था। उसका कार्य होता था कि हमने परगने में शांति स्थापित करनी है, उसकी व्यवस्था करनी है। ये मैंने अभी आपको बताया। मुंसिफ का क्या काम होता था? जितने भी दीवानी मुकदमे हैं उसका निर्माण करना है, और भूमि की जो नाप है, लगान है, उसकी व्यवस्था करनी है। ये मुंसिफ का कार्य होता था। जो ये आपका फौजदार और 2 कारकुन होते थे, और एक आपका खजांची होता था। खजांची
ये नाम आप लिख लेंगे। तो ये खचांजी, ये 3 बंदे होते थे। इनका काम क्या होता था, ये सारे क्या करते थे, हिसाब किताब रखते थे। इनका कार्य सिर्फ इतना था, जो भी काम चल रहा है राज्य में उसका इन तीनों ने हिसाब किताब रखना है। तो सरकार में ये मेन बंदे थे, इनको आपको याद रखना है किसका क्या काम होता था। और जो सरकार थी ना वो अनेक परगनों में बटी हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांव, अब बात करेंगे गांव की। तो शेर शाह ने गांव की जो परंपरागत व्यवस्था थी उसमें कोई इसने परिवर्तन ज़्यादा नहीं किया है। गांव के जो परंपरागत जो चौकीदार होते थे, पटवारी होते थे, प्रधान होते थे, वही जो है जो सरकार को स्वीकार करती थी। ग्राम पंचायत ही ग्राम की जो है सुरक्षा, शिक्षा और सफाई आदि का जो क्या करती थी, प्रबंध करती थी। ग्राम पंचायत के ही अंडर ये सारे काम जो थे होते थे। ठीक है, ज़्यादा परिवर्तन शेर शाह ने नहीं किया गांव में। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम भू राजस्व व्यवस्था की। भू राजस्व व्यवस्था यानी कि ये कर किस किस से लेते थे, किस किस चीज़ से ये जो है कर जो है एकत्रित करते थे। केंद्रीय सरकार की जो आय का मुख्य स्रोत होता था लगान वसूलना, लवारिस चीज़ों पे अपना हक जमाना, संपत्ति, व्यापारिक कर, टकसाल, नमक कर, इनसे ये जो है अपना जो है कर वसूलते थे। शेर शाह की जो वित्त व्यवस्था थी उसके अंतर्गत राज्य का जो मुख्य स्रोत होता था वो भूमि पर लगने वाला कर था, जिसे आप लगान कहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लगान लगाया जाता था ना वो राज्य का मुख्य स्रोत था। कि जैसे वित्त व्यवस्था का अगर आपको कहे ना कि अगर उन्होंने पैसे का हिसाब किताब कहाँ से करते थे, वो करों से वसूलते थे। और जो मुख्य स्रोत था ना वो भूमि पर लगने वाला कर था, जिससे वो कहते थे लगान। शेर शाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों के प्रत्यक्ष संपर्क जो था इसमें स्थापित किया गया था। ये रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है इसके अंतर्गत क्या होता था, आप जो है डायरेक्ट ही किसान से ही आप प्रत्यक्ष संपर्क कर रहे हैं, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। शेर शाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में विभाजित किया हुआ था। एक तो थी अच्छी, एक थी मध्यम, एक थी खराब। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। लगान निर्धारण करने के लिए जो मैंने अभी आपको बताया कि जो भूमि पर कर लगता था, लगान निर्धारण के लिए उसने 3 प्रकार की जो है प्रणालियां अपनाई थी। ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहली प्रणाली थी गला बख्शी अथवा बटाई, नश्क या मुक्ताई अथवा कनकूत, नकदी तथा जब्ती। तो ये तीनों जो प्रणालियां हैं आपको याद रखनी है। ज़्यादा जो एक्टिव थी वो थी पंजाब में, राजस्थान में, मुल्तान में और मालवा में। इन एरियाज़ में ये ज़्यादा एक्टिव थी ये प्रणालियाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूमि का निर्धारण के लिए एक राई फसलदारों की सूची को लागू करवाया गया। फसलदारों की जो सूची थी उसको राई कहा जाता था। शेर शाह जो भूमि की किस्म या फसलों के आधार पर उत्पादन का औसत निकलवाता था और उसके बाद उत्पादन का 1/3 भाग जो था वो कर के रूप में वसूलता था कि कितना उत्पादन हुआ है फसलों से, फिर वो औसत निकलवाता था, फिर 1/3 जो है उसमें से कर वसूलता था। तो ये इसका तरीका था कर वसूलने का। शेर शाह ने प्रचलित 3 प्रणालियों में से जो जब्ती प्रणाली थी या जमई जिसको कहते हैं, जिसे मापन पद्धति भी कहते हैं, इस व्यवस्था में किसानों में अधिक प्रिय थी, जबकि उन्हें तीनों में से किसी भी प्रणाली को अपनाने की छूट थी। प्रिय तो थी आपकी जब्ती, जो मैंने अभी आपको बताई थी, बटाई। ठीक है, तो उसमें तो जब्ती या जमई जो प्रणाली थी ना ये ज़्यादा पॉपुलर थी किसानों में उस वक्त। और जो रैयतवाड़ी लगान व्यवस्था थी वो मुल्तान को छोड़कर राज्य के सभी भागों में लागू थी। अब आपके लिए क्वेश्चन बनता है मुल्तान को क्या कहते हैं। मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताया है कि उसको किसकी नगरी कहते हैं, आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो रैयतवाड़ी लगान व्यवस्था जो है आपको मुल्तान को छोड़ दिया उसने, और जो राज्य के जितने भाग थे उस सब में लागू कर दी शेर शाह ने। शेर शाह के समय अगर आपने लगान देना है या तो आप नकद में दे सकते हो या जीन्स में, जिनको आप अनाज कहते थे उस समय, दोनों रूप में आप जो है अपनी लगान दे सकते थे शेर शाह को। ठीक है, शेर शाह ने भूमि की माप के लिए एक सिकंदरी गज का जो है प्रयोग करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर उसको भूमि का माप करना होता था उसने किस चीज़ का प्रयोग किया, तो उसने सिकंदरी गज का जो है इसने प्रयोग किया है। शेर शाह ने संपूर्ण साम्राज्य के उत्पादन का 1/3 भाग जो है कर के रूप में लेना शुरू कर दिया, जबकि मुल्तान में उपज का 1/4 भाग वो जो लेता था। बाकी में तो लेता था 1/3, लेकिन वो मुल्तान में 1/4 लेता था।
किसानों को सरकारों की ओर से पट्टे दिए जाते थे। किसानों को जो सरकार बनी होती थी उससे पट्टे दिए जाते थे और जिनको उनको वर्ष में एक निश्चित लगान भी देना पड़ता था, जिससे किसान कबूलियत पत्र द्वारा पट्टे को जो था स्वीकार करता था। ठीक है, तो ये इसके बारे में इतना आपको जानना है। ठीक है, अब बात करेंगे हम न्याय व्यवस्था की कि शेरशाह की न्याय व्यवस्था कैसे थी। तो शेरशाह एक न्यायप्रिय शासक था। शासक का सबसे बड़ा न्यायाधीश था। वह प्रत्येक शुक्रवार और बुधवार को शाम को स्वयं न्याय करना बैठता था। और उसने उपाधि कौन सी धारण कर रखी थी? उसने सुल्तान उल अदल की जो है उपाधि जिसने धारण कर रखी थी। इसकी न्यायप्रियता बहुत निष्पक्ष एवं कठोर थी। काजी असैनिक मुकदमों का जो है निर्णय करते थे और गांव के मुकदमे ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय होते थे। अगर जहां भी ग्राम पंचायत की बात होगी तो उसमें इतना इसने जोर नहीं दिया है। काजी का काम मैंने आपको बता दिया, असैनिक जो मुकदमे होते थे उनका निर्णय ये लेते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और शेरशाह के समय में कोई भी पृथक पुलिस व्यवस्था नहीं थी। साम्राज्य के विभिन्न अधिकारी अपने क्षेत्रों में शांति व्यवस्था स्थापित करते थे। गांव में कानून व्यवस्था स्थापित करने का काम जो होता था वो चौधरी और मुकम नामक जो है स्थानीय मुखिया करते थे। ये दो बंदे थे जो ये दोनों काम करते थे अगर आपको कानून व्यवस्था स्थापित करनी है तो। अब बात करेंगे हम सड़क और सराहों की, जो शेरशाह ने अपने टाइम में की और जो आज भी पॉपुलर हैं। इसने जो है अनेक सड़कों का निर्माण कराया और पुरानी जो सड़कें थी उसकी मरम्मत करवाई। 4 जो सड़कें हैं वो आपको याद रखनी है, यही जो है पॉपुलर है। सबसे पहले जो सड़क है वो है बंगाल में सोनार गांव से शुरू होती है, दिल्ली जाती है, लाहौर जाती है, यहाँ से होती हुई पंजाब में ये अटक जाती है। ठीक है, बंगाल में सोनार गांव से शुरू होकर दिल्ली, लाहौर, पंजाब में अटक गई। आगरा से लेकर गई है बुरहानपुर तक और आगरा से ही जोधपुर होती हुई चित्तौड़ तक और लाहौर से मुल्तान तक। तो आपको ये चारों सड़कें जो हैं याद रखनी हैं जो शेरशाह ने निर्माण करवाया था। शेरशाह ने 1700 सरायों का भी निर्माण कराया, जिसमें हिंदू और मुसलमानों के ठहरने के लिए अलग अलग व्यवस्था होती थी। हिंदू अलग रहेंगे, मुसलमान अलग रहेंगे और प्रत्येक सराय की देखभाल एक शिकदार जो था नामक अधिकारी करता। जो इसका जो प्रमुख था ना वो शिकदार ही था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक डॉक्टर कानूंगो हैं, उन्होंने कहा है कि इन सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की क्या कहा जाता था? धमनियाँ कहा गया है। तो बस आज हम इतना ही करते हैं। कल जो रहेगा हमारा पार्ट 6 रहेगा, जिसमें मैं आपको मुद्रा व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, इसने कौन कौन सी जो है भवन या इमारतें बनाई, इसके बाद ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज सिर्फ हम इतना ही करते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा ये सेशन? मुझे उम्मीद है बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर लगा है ना तो अब आप क्या करेंगे, हिट कर दीजिए लाइक जो आपका बटन है उसको, और सब्सक्राइब मैक्सिमम करें। सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्योंकि आपको पता है कि चैनल पर बहुत कुछ चल रहा है। कल MA हिस्ट्री का भी जो है मैंने एक लेक्चर जो है अपलोड किया है, मानव की उत्पत्ति एवं विकास, उसको ज़रूर देखिए। शेयर आप ज़रूर कीजिए उन सभी के साथ जो BA कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक PGT, उनके लिए भी ये नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।